Hello students. Hello students. Today we study about the responses to abiotic factors. Having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, we now ask, how do the organism living in such habitats cope or manage with their stressful conditions? But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first, why a highly variable external environment should bother organism after all? And one would expect that during the course of millions of time, millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all the biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency. तो यहाँ हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग ड्रास्टिक कंडीशंस आती हैं, तो उन्हें वो कैसे सहन करते हैं या किस प्रकार से उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित होते हैं या उन्हें मैनेज करते हैं। तो यहाँ एक बात इस उभर कर आई है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस उन्होंने अपने शरीर में कुछ इस तरह के चेंजेस किए कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर लिया, और जो उनकी जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उनको मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ चलाए रखने के लिए अनुकूलित है। And thus enhance the overall fitness of the species. This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluid. और ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट की कॉन्स्टेंसी है, ये या तो उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर से रिलेटेड है या फिर उनकी बॉडी का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, उससे संबंधित है। आइडियली देन the organisms should try to maintain the constancy of its internal environment, and this process is called as homeostasis. Despite varying external conditions that tend to upset its homeostasis. अर्थात होमोस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म
अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कोई भी कंडीशंस रहे, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना भी वेरी करे, लेकिन वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। लेट अस टेक एन एनालॉजी to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 and wishes to maintain it so when it is scorching hot or freezing cold outside. It could be achieved at home, in the car, while traveling, and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter. जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शो करता है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब बहुत भीषण गर्मी होती है या जमा देने वाली ठंड होती है, तो उसकी एफिशिएंसी अफेक्टेड हो जाती है और उस टाइम वो अपने एनवायरनमेंट को 25 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए अपने घर में, गाड़ी में या ऑफिस में एयर कंडीशनर इन समर और रूम हीटर इन विंटर के द्वारा वो इस एनवायरनमेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सके। Then his or her performance would always maximal regardless of the weather around him or her. तो इस तरह से चाहे उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा भी रहा हो, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी वो मैक्सिमम रहती है, वो अफेक्ट नहीं होती। Here the person's homeostasis is accomplished not through the physiological but artificial means. लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान देने की है कि ये एफिशिएंसी कोई मतलब फिजियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसने अपने बॉडी में चेंज ना करके अपने एनवायरनमेंट में चेंज किया है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद दिस सिचुएशन? लेट अस लुक एट वेरियस पॉसिबिलिटीज। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि मनुष्य के अलावा जो दूसरे अदर एनिमल्स या प्लांट्स हैं, वो इस सिचुएशन से कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे उन कंडीशंस को मैनेज करते हैं, ये आगे हम इसको स्टडी करेंगे। First of all, we study regulate. Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological. कुछ ऑर्गेनिज्म अपने होमोस्टेसिस को फिजियोलॉजिकल मेंटेन कर लेते हैं, कई बार बिहेवियरल करते हैं। मीन्स which ensures constant body temperature
constant osmotic concentration, etc. And all the birds and mammals and a few, very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulations like thermoregulation and osmoregulation. यानी कि सभी बर्ड्स और मैमल्स तथा कुछ बहुत कम लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज ऐसी होती हैं जो रेगुलेशन का कार्य करती हैं, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती हैं या अपनी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन रेगुलेट करती हैं। अगर टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं तो उसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, और अगर बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती हैं तो उसे ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। Evolutionary biologists believe that the success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive, whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो ये विश्वास करते हैं कि जो मैमल्स हैं उनकी सफलता का जो राज है सबसे ज़्यादा वो यही है कि वे अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, और इस तरह से वे अंटार्कटिका में भी रह सकते हैं और सहारा डेजर्ट में भी रह सकते हैं। दिस मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स to regulate their body temperature are similar to ones that we human use. और जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करने का तरीका है, मैकेनिज्म है, अधिकांशतः मैमल्स के द्वारा जो अपनाया जाता है वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे हम अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius. In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. The resulting evaporation cooling, similar to what happens with a desert cooler in operations, brings down द बॉडी टेम्परेचर। जैसे जब गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी पसीना उत्पन्न करने लगती है, और जब ये पसीना इवेपोरेट होता है बॉडी से तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है और फिर से वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। इसी तरह इन विंटर कि when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start shiver. A kind of exercise produces heat and raises the body temperature. और सर्दियों में जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो हमारे शरीर में कपकपी उत्पन्न होती है, और उस एक्सरसाइज से हीट उत्पन्न होकर बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन कर लेती है। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। प्लांट्स में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिससे वे अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं उसे रेगुलेटर्स कहते हैं। नाउ वी स्टडी कन्फर्म एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स and nearly all plants
cannot maintain a constant internal environment. लगभग जितने भी एनिमल्स हैं उनका 99% या सभी प्लांट्स वे अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने बॉडी एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख पाते. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर. उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है. इन एक्वेटिक एनिमल्स the osmotic concentration of the body fluids changes with that of the ambient air, water osmotic concentration. और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो बॉडी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एम्बिएंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे पानी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. These animals and plants are simply called as conformers. और ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जिनकी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज हो जाती हैं उन्हें हम सिंपली कन्फर्मर्स कहते हैं. कंसिडरिंग द बेनिफिट्स of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become a regulator. और जब हम कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स के विषय में सोचते हैं तो हमसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जब एनवायरनमेंट कांस्टेंट करने का इतना फ़ायदा है तो ये कन्फर्मर्स रेगुलेटर्स में क्यों नहीं इवोल्व हुए. रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अर्लियर या वी यूज्ड अबाउ, मच एज दे लाइक. How many peoples can really afford an air conditioner? Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot समर मंथ्स. तो अगर हम मनुष्य का ही केस देखें तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास एयर कंडीशंस हैं. अधिकांशतः व्यक्ति अपने बॉडी एनवायरनमेंट को पसीना लाकर ही मेंटेन रख पाते हैं. थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. और जो थर्मोरेगुलेशन है बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए ये काफ़ी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है. इस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है. एंड दिस पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स. और पर्टिकुलरली जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे श्रू या हमिंग बर्ड्स, इनके लिए तो ये और भी सत्य है क्योंकि जितना बॉडी साइज कम होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही अधिक होगा और जितना सरफेस एरिया अधिक होगा वे उतनी ही हीट लॉस ज़्यादा करेंगे. अतः वे ठंडे इलाकों में सरवाइव नहीं कर सकते. तो हीट लॉस और हीट गेन is a function of surface area, and since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend
much of energy to generate the body heat through metabolism. अतः जितने भी छोटे एनिमल्स हैं उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम से अधिक होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने के लिए बहुत अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इस तरह से उनके मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट उन्हें हीट के रूप में खर्च करना पड़ता है। दिस इज मेन रीजन, और यही मुख्य कारण है कि वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। ड्यूरिंग द कोर्स of the evolution, the costs and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions, beyond which they simply conform. और कुछ स्पीसीज ने अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की एबिलिटी इवोल्व कर लिया है, लेकिन ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। केवल कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस तक ही वो रेगुलेट कर पाते हैं, उससे आगे दे बिकम सिंपली कन्फर्मर। एंड इफ द स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस या एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर alternatives फॉर सर्वाइवल। और अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कुछ समय के लिए रहती हैं, तो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा दो और अल्टरनेटिव अपनाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे या तो माइग्रेशन करते हैं या लाइफ को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं। माइग्रेशन, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है, तो वापस फिर वहीं आ जाते हैं। अर्थात द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे temporarily from stressful habitat to more hospitable area and return when the stressful period is over. In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे गर्मियों के दौरान मनुष्य दिल्ली से शिमला कुछ टाइम के लिए रहने चले जाते हैं। एंड मैनी एनिमल्स, पर्टिकुलरली बर्ड्स, ड्यूरिंग विंटर undertake long distance migration to more hospitable areas. Every winter, the famous Keoladeo National Park, which is situated in Bharatpur in Rajasthan, hosts thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern regions. जैसे भरतपुर में जो कियोलेडो नेशनल पार्क है, वहाँ प्रत्येक वर्ष सर्दियों में साइबेरिया से या दूसरे कोल्ड नॉर्थर्न रीजन से हजारों पक्षी, बहुत से पक्षी माइग्रेट करके यहाँ आते हैं। नाउ सस्पेंड इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स,
Various kinds of thick-walled spores are formed which help to them to survive unfavorable conditions, and these germinate on availability of suitable environment. In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structure serve as means to tide over periods of stress. Besides helping in dispersal, they germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. They do so by reducing their metabolic activities and going into a state of dormancy. बहुत से बैक्टीरिया, फंजाई या लोअर प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशन में अपने एसेक्सुअल स्पोर्स बनाकर छोड़ते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं वे स्पोर्स जर्मिनेट होकर न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसी तरह से प्लांट में भी सीड्स या दूसरे वेजिटेटिव पार्ट वो एक स्ट्रेसफुल पीरियड को, कंडीशंस को टॉलरेट करते हैं, और जैसे फेवरेबल सीजन आता है वे जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं। थैंक यू।